भाषा में दो पार्ट है, एक कंटेंट जिसमें व्याकरण वगैरह पढ़ना है और एक है पेडागोजी। पांचों विषय में आपको पेडागोजी है 50% मार्क्स का। चाहे मैथ भी अगर पढ़ाई हम शुरू करेंगे तो मैथ का जोड़ घटाव गुना बताने से पहले 15 नंबर का पेडागोजी आपको पढ़ना है, ठीक ना। स्टूडेंट के फेल होने का मेन कारण यही है पेडागोजी, क्योंकि इसमें थ्योरी पढ़ना पड़ता है और थ्योरी के वजह से जो है मतलब बहुत सारे टफ इसमें थिंकर लोगों का कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ता है, इस वजह से गलती होता है। तो हिंदी के संज्ञा सर्वनाम में कोई जान नहीं है, वो सब बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, 1-2 दिन क्लास लेंगे समझ में आ जाएगा। मेन जहाँ पर आप फंसते हैं क्वेश्चन में, पेडागोजिकल क्वेश्चन में फंसते हैं। तो 15 नंबर सब विषय में पेडागोजी है, तो इसका मतलब आप बुझ रहे हैं 90 मार्क्स का पेडागोजी होता है। 90 मार्क्स का पेडागोजी ही है। अगर आपको पेडागोजी पर अपना कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर कर लेते हैं तो फिर आपको पास करने से कोई रोक नहीं सकता है, सीटेट को खास करके। और अक्सर आप लोग अगर जो भी स्टूडेंट 1-2 बार परीक्षा दे चुके हैं, अपने आप का आकलन कीजिए कि कहाँ आपने गलती किया है। आपको पता चलेगा कि पेडागोजिकल क्वेश्चन ही हमसे गलत हुआ है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन गलत नहीं हुआ है, जो मतलब कंटेंट से रिलेटेड क्वेश्चन होता है। इसलिए पेडागोजी पर ज़्यादा फोकस हमारा रहता है। अभी तक के इस इंस्टीट्यूट के कामयाबी का राज यही है कि हम ज़्यादा ध्यान देते हैं पेडागोजी पर, ठीक ना। किसी भी विषय का पेडागोजी, पर्यावरण में हवा, पानी, जल, जीवन, यही सब पढ़िएगा, लेकिन वो 15 नंबर ही, 15 नंबर पेडागोजी। अब ये हवा, पानी, जल, जीवन तो बचपन से आप देखते सुनते आ रहे हैं। हो सकता है 15 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन को आपको पहले से पता हो, कहीं ना कहीं जीके ईवीएस वगैरह पढ़ा ही होगा, है कि नहीं। ऑक्सीजन, हवा में कितना % ऑक्सीजन है कौन नहीं जानता है, खाली मुख्तार नहीं जानता है ना जी, सब जानते हैं मुख्तार भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज जो हम लोग पढ़ेंगे तो ये चीज़ माइंड में रखिए कि हम लोगों का भी हफ्ता दिन का क्लास जो चलेगा हिंदी पेडागोजी, हिंदी पेडागोजी का ही दूसरा चैप्टर जिसमें था भाषा विकास के सिद्धांत, उसको हम लोगों ने कल और परसों की क्लास में पढ़ा था, ठीक ना। आज आपको हम पूरे पेडागोजी, हिंदी पेडागोजी में कुछ शब्द हैं, कुछ टर्म ऐसे हैं, कुछ पद ऐसे हैं जो आप लोगों को कंफ्यूजन करता है, जो सीटेट एग्जाम दे चुके हैं। और आज जो हम जो बिंदु पर चर्चा करेंगे वो आपको तुरंत समझ में आएगा, यस सर, यहीं पर तो हम दिक्कत हो रहा था हमें एग्जाम में क्वेश्चन को हल करने में, ठीक है। हिंदी पेडागोजी में बहुत ऐसा टर्म है, बहुत ऐसा शब्द है जो हम लोग नहीं समझ पाते हैं और उसकी वजह से क्वेश्चन का आंसर गलत मार के आ जाते हैं, जबकि है आसान चीज। सिर्फ हम आज तक उस शब्द से इंट्रोड्यूस नहीं हुए थे, इस वजह से ऐसा होता है। जैसे देखिए एजुकेशन विभाग में आप शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में औपचारिक और अनौपचारिक ये एक शब्द आता है हमेशा, औपचारिक अनौपचारिक, फॉर्मल इनफॉर्मल। अब उसके बारे में लोग नहीं समझ पाते हैं कि औपचारिक शिक्षा की अगर हम बात करते हैं तो औपचारिक शिक्षा क्या होती है, अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है। उसी तरीके से अर्जन और अधिगम, लर्निंग एंड इक्विजिशन, ये अर्जन क्या होता है, इक्विजिशन अधिगम क्या होता है। तो अर्जन का तो मीनिंग आप लोग समझ गए हैं, ठीक ना। उसी तरीके से मातृभाषा, राजभाषा, राजकीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा, बोली, ये सब क्या होता है, इन्हीं सब बिंदुओं पर आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि ये सब क्वेश्चन में रहता है और आप लोग इसको गलत करके आते हैं। क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम दे के आने के बाद जो स्टूडेंट से हमारी डिस्कस होती है तो उसमें हमें कहाँ कहाँ वो गलती करता है ये सब हम उसको नोटेट करते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ हमें नज़र आए। तो आज हम लोग हिंदी पेडागोजी का कोई चैप्टर शुरू नहीं करने जा रहे हैं, बल्कि हिंदी पेडागोजी में जो खास शब्द टर्म है जो कंफ्यूज करता है स्टूडेंट को एग्ज़ाम के दिन, उस पर कुछ शब्दों को हम यहाँ पर सेलेक्ट किए हैं, उसको आप लोगों को बताएंगे, ठीक है। पढ़ाई के दौरान आप लोग को खुद अनुभव होगा जो एग्ज़ाम दे चुकी हैं कि हाँ यहाँ पर हम लोग फंसते थे पहले, आप उसके बाद उस चीज़ को क्लियर कर देंगे।
सबसे पहले आप लोग ये समझ लीजिए कि भाषा 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 लैंग्वेज, अब तक हम लोगों ने जान लिया कि मानव जाति ही जो है एक ऐसी प्रजाति है या पृथ्वी पर जो भाषा रूपी हथियार के साथ लैस है ना। अन्य जानवरों में, अन्य जानदारों में भाषा नहीं है, ठीक ना। भाषा बोलने की क्षमता उसमें विकसित नहीं है। लेकिन अब हम आपसे पूछेंगे, एक सवाल आता है, भाषा साधन है। भाषा का सबसे पहले सिंपल वे में अर्थ समझिए। भाषा का अर्थ, शाब्दिक अर्थ, भाषा का शाब्दिक अर्थ, क्योंकि हिंदी संस्कृत से निकला है। प्राचीन भारत में यहाँ की जो भाषा थी वो संस्कृत थी, तो हिंदी भाषा के अधिकांश शब्द संस्कृत से आए हैं। उसी प्रकार से भाषा शब्द जो है तो संस्कृत के भाष, भाष, भो आकार श और ये हलन, भाष धातु से बना है। अब भाष का संस्कृत में अर्थ होता है बोलना, बातचीत करना, कहना, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये बात सवाल में आता नहीं है कि भाषा का अर्थ बताइए, डीएलएड बीएड में आ सकता है, लेकिन सीटेट में आपको समझना क्या है, ये भाषा का साधारण अर्थ तो हम समझ गए, शाब्दिक अर्थ कि ये भाष धातु से बना है, और भाष्य का अर्थ होता है बोलना या बात करना या कहना। क्लियर है। लेकिन हम लोग भाषा का प्रयोग करते हैं किस लिए, भाषा हमारे किस काम आती है, ये एक सवाल है। भाषा हमारे किस काम आती है, भाषा के माध्यम से हम क्या करते हैं। भाषा के माध्यम से दो काम करते हैं, ठीक है। भाषा किस रूप में हमारे लिए उपयोगी है, इस बिंदु पर चर्चा करेंगे कि भाषा हमारे लिए किस रूप में उपयोगी है। भाषा हमारे लिए किस रूप में उपयोगी है। तो दो मामले में उपयोगी है। भाषा के माध्यम से हम अपने विचारों को, भावनाओं को दूसरे के सामने अभिव्यक्त करते हैं। यही काम करते हैं भाषा के माध्यम से। भाषा के माध्यम से हम अपनी भावनाओं, अपनी फीलिंग्स को, अपनी जज्बातों में, उर्दू में बात करेंगे तो अपने जज्बातों को, अपने फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, है ना, आपके सामने प्रकट करते हैं, जाहिर करते हैं। क्लियर है। और क्या करते हैं, हम आपको दिए, बोले अपनी बात, अपनी मजबूरी, अपनी समस्या, तो आप क्या करते हैं, उसको ग्रहण कर रहे हैं, है ना। तो दूसरा पहलू उसका ये हो जाता है कि भाषा ही वह माध्यम है जिसके माध्यम से हम दूसरे के फीलिंग्स को समझ सकते हैं। भाषा ही वह फीलिंग है, भाषा ही वह माध्यम है जिससे हम दूसरे व्यक्ति के भावनाओं या विचारों को समझ पाते हैं। तो भाषा का सबसे उपयोगी काम जो है यही है कि भाषा के माध्यम से हम दो काम करते हैं एक साथ। या तो आपके बातों को हम समझते हैं या अपनी बातों को आपके पास समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यानी विचारों का आदान प्रदान। इसलिए भाषा को कहा जाता है कि भाषा संप्रेषण का माध्यम है। भाषा जो है वो संप्रेषण का माध्यम है। भाषा संप्रेषण का माध्यम है। क्लियर है। इसको नोट कीजिए, फिर आगे बताते हैं।
हो गया, आगे बढ़ते हैं। भाषा का अर्थ समझ गए हैं। भाषा का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? बोलना, बात करना। भाषा भाष्य धातु से बना है। भाष्य धातु, धातु का मतलब होता है एक शब्द, एलिमेंट, धातु से बना है जिसका अर्थ होता है बातचीत करना, बोलना या बातचीत करना। अगला बिंदु है भाषा के स्वरूप। भाषा के स्वरूप, किस शक्ल की भाषा होती है, किस तरह हमारे सामने भाषा पेश होता है, किस किस शक्ल में, किस किस तरीके से हम भाषा का इस्तेमाल करते हैं। तो भाषा के दो रूप हैं, भाषा के दो स्वरूप है, दो शक्ल है। लिखित व मौखिक, है ना। दो माध्यम से हम भाषा का प्रयोग करते हैं, या तो मौखिक, मौखिक भी हम अपनी बात को मोबाइल के जरिए मौखिक ही तो बोलते हैं, और या मोबाइल के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए लिखित भी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, है ना। तो भाषा के दोनों रूपों का इस्तेमाल हम करते हैं, भाषा के दोनों रूपों का इस्तेमाल हम करते हैं। लेकिन कुछ इंसान ऐसा है जो भाषा के दोनों रूप का इस्तेमाल नहीं कर सकता, एक ही रूप का इस्तेमाल करता है। कौन? जो गूंगा है, नहीं, जो पढ़ा लिखा नहीं, वो तो लिख के नहीं बताएगा। जो पढ़ाई लिखाई में गूंगा है। हाँ। आपके गलत को सही करो। नहीं, लिखित नहीं बोल सकता है ना, वो जाहिल अनपढ़, तो वो कहाँ से मैसेज टाइप करेगा? इशारा करेगा, अंगूठा छाप कैसे बोलेगा? अंगूठा छाप का बोल सकता है वैसा। तो सर क्या बोले, एक करेगा, तो मौखिक किया ना, लिखित नहीं करेगा ना। मौखिक में दो काम होता है, बोलना, सुनना। लिखित में दो काम होता है, पढ़ना और लिखना, है ना। लिखित में भी पढ़ा करता तो वो भी भाषा। तो हमारा सवाल था, हमारा अगला बिंदु है भाषा के कितने स्वरूप है? तो भाषा के दो स्वरूप है, ठीक है। भाषा के दो स्वरूप, एक लिखित भाषा और एक मौखिक भाषा, है ना। अभी जो हम आपसे बात कर रहे हैं ये मौखिक भाषा का उदाहरण हुआ। जब हम बोर्ड पर लिखने लगेंगे तो वो लिखित भाषा का उदाहरण होगा। क्लियर है? भाषा के दो स्वरूप है, मौखिक और लिखित। एक्स्ट्रा में आप लोग जान लीजिए कि आप लोग ये चारों मतलब दोनों कला से मतलब परिपूर्ण है, और जो पढ़े लिखे नहीं है उनसे ये काम नहीं हो सकता है, क्योंकि लिखित में पढ़ना भी आ जाता है ना। और उसके बाद जो है इसके अंदर भी दो पार्ट्स है और इसके अंदर भी दो पार्ट्स है। भाषा के दो तो स्वरूप हैं ही, लेकिन इसके अंदर भी दो तरह का काम होता है। इसी को हम लोग कहते हैं भाषा के सोपान। भाषा के सोपान, भाषा के 4 सोपान है। मौखिक में आ जाता है बोलना, सुनना। सुनना तो लिखा सर, पहले बोलना लिखा, पहले सुनेगा तब ना बोलेगा। सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना, फिर उसके बाद हो जाता है पढ़ना, लिखना। भाषा के ये 4 सोपान है। भाषा के 4 सोपान है। इन 4 सोपानों को 2 पार्ट्स में बांट दिया गया है। हमने इसको 2 पार्ट्स में लिखा है। आपसे यहाँ पर सवाल उठता है, इस बिंदु से अक्सर सवाल उठता है, ठीक है। क्या क्या सवाल उठता है? भाषा के सभी सोपानों को क्रमबद्ध कीजिए। एक सवाल ये उठता है, इनमें से कौन भाषा के एक सोपान है? ये 4 में से कोई एक रहेगा, 3 इधर उधर की बातें रहेगी, तो आपको ढूंढना है, ठीक है। भाषा का 4 सोपान कौन कौन है? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। फिर आपसे सवाल करता है भाषा के ये चारों सोपान को
दो भागों में बांट दिया गया है, उसको हम लोग कहते हैं भाषा कौशल। भाषा कौशल, भाषा कौशल किसे कहते हैं? कौशल का मतलब होता है स्किल, हुनर। हुनर हम कहेंगे उर्दू में, अंग्रेजी में स्किल कहेंगे, हुनर कहिए या महारत कहिए, और इंग्लिश में स्किल, हिंदी में कौशल। तो भाषा के कितने कौशल हैं? भाषा के 4 कौशल हैं। इसी चारों को भाषाई कौशल बोला जाता है। ये सिलेबस में आपके अलग से ये टॉपिक है, इसको हम लोग डिटेल पढ़ेंगे, है ना। ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि इसको अलग से सिलेबस में स्थान मिला है। सिलेबस में किसके भाषाई कौशल, भाषाई कौशल 1 2 3 4 5 6, छठा चैप्टर जो है, छठा चैप्टर में आपको ये मिल जाएगा भाषाई कौशल। उसको बाद में हम लोग पढ़ेंगे, वहां तक जाएंगे। तो अभी सिर्फ लाइट में थोड़ा सा आपको माइंड में खाली स्कीमा में आपके फिट कर रहे हैं। जो जो चीज हमें आगे पढ़ना है, मोबाइल में ना देखते हैं, पहले पूरा फिल्म नहीं दिखाता है, पहले खाली ऐसे ऐसे करके दिखाता है ना, बाद में फिर पूरा फिल्म दिखाता है कि ताकि आदमी को लालच आए कि अरे भाई बहुत अच्छी फिल्म लग रही है ना। तो भाषा के 4 कौशल है, इस पर स्पेशली सिलेबस में एक पॉइंट बना हुआ है, उस पॉइंट को हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे। फिलहाल हमें ये जानना है कि भाषा के चारों कौशल यही हैं, और यहीं पर फंसाने वाला सवाल आता है। कहता है कि भाषा के कौशल को क्रम में सजाइए, तो मतलब बच्चों में भाषा का स्किल कैसे कैसे डेवलप होता है, पहले क्या डेवलप होता है, पहले ये डेवलप होता है कि पहले ये कि पहले ये कि पहले ये। अब आप आराम से समझ सकते हैं, एक बच्चा पैदा हुआ 1.5 साल का है, तो पहले वो इन चारों में से कौन काम करता है? पहले सुनना, फिर उसके बाद कौन काम करता है? बोलना, फिर क्या करता है? पढ़ना, फिर क्या करता है? लिखना। छोटी बच्ची देखते हैं ना, अगर आपका बड़ा बेटा किताब लेके बैठा तो छोटकी भी लेकर आ जाती है छीन के किताब, टो टो मो मो जो बक बक कर रही है, मतलब नकल कर रही है, तो वो पढ़ने का काम पहले करती है, बाद में तब उसको हम लोग कलम पकड़वाते हैं। पहले कलम पकड़वाइएगा तो काम नहीं होगा, क्योंकि उंगली पर उसके नियंत्रण करना अभी नहीं सीखी है ना, ये चीज हम लोग पढ़ चुके हैं। तो भाषा के 4 कौशल हैं, और उन चारों कौशलों का यही सीरीज है। सीरीज पूछ लेता है कि क्रम में बताइए, सजाइए। क्लियर है? अब इन चारों कौशल को 2 पार्ट्स में बांट दिया गया है। 2 को कहा गया ग्रहात्मक कौशल, और 2 को कहा गया है अभिव्यक्तात्मक कौशल। कौन चीज अभिव्यक्त करते हैं? हम अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करते हैं। क्या ग्रहण करते हैं आपसे? आपके भावनाओं विचारों को ग्रहण करते हैं। तो इन चारों हथियार से 2 हथियार हमारा जो है वो अपने जज्बातों को आप तक पहुंचाने का माध्यम है, और 2 हथियार क्या है? आपके बातों को सुनने का माध्यम है। ये भी आप खुद से बता सकते हैं कि इन चारों में से कौन सा 2 बिंदु है जिससे हम आपकी बातों को ग्रहण कर सकते हैं। बताइए पीछे से। सुनना बोलना। सुनना बोलना से हम क्या कर सकते हैं? ग्रहण कर सकते हैं कि ले सकते हैं? एक एक करके बोलिए ना भाई। हम आपसे सवाल कर रहे हैं, सन्नी आप बताइएगा, क्योंकि आप एक्टिव हैं इस क्लास में, ये भी हम जान रहे हैं। आप भी सवाल पहले उठाते हैं। बताइए, हम आपकी बात को इन चारों में से किन किन माध्यम से एक्सेप्ट कर सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं? बोल करके सर। हम बोलेंगे तो आपका ग्रहण कैसे करेंगे? मतलब कि आप ग्रहण कीजिएगा सर। हम ग्रहण करेंगे आपसे, तो आपको क्या करना पड़ेगा? बोलना होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हम कैसे ग्रहण करेंगे? हम ग्रहण आपकी बातों को कैसे करेंगे? सुनकर। एक हो गया, सही। और किससे? एक चीज और है, लिखिएगा तो आप ना, हम तो पढ़ेंगे ना। ठीक है, आप हमको मैसेज में व्हाट्सएप में कर दिया, निकल बाहर, देखो देख लेंगे। अब हम जब नीचे गए, व्हाट्सएप खोला, अरे वाह, पढ़ने के बाद ना आपके विचारों को हमने समझा कि आज ये हमको थ्रेट किए हुआ, हमको बच के निकलना है। बुझे बात को? तो भाषा के ग्रहात्मक कौशल,
कंफ्यूजन होता है, इसी के लिए हम डिस्कस कर रहे हैं और इसी पे सवाल आ चुका है। गृहात्मक एब्स्ट्रैक्ट करने वाला, ठीक है। गृहात्मक कौशल जो है, गृहात्मक कौशल, भाषा के गृहात्मक कौशल है सुनना और पढ़ना। और अभिव्यक्तात्मक कौशल कौन है? बोलना लिखना। बोलना लिखना। बोलना और लिखना। क्लियर है यहाँ पर? ये इतना सा नॉलेज आपको उस समय काम आएगा जब आपको हम छठा चैप्टर पढ़ाएंगे, क्योंकि अभी थोड़ा सा डाल दिया, अब आपके स्कीमा में सेट हो जाएगा। जब हम ये चैप्टर शुरू करेंगे तो बोलेंगे हाँ तुम्हारे स्कीमा में हम किन्ने क्या स्टोर करके रखा है इस भाषा कौशल पर बताइए। तो ये चारों बातें आप बक करना शुरू कर दीजिएगा, अगर आपको याद रहेगा तो। प्रैक्टिकल में दिखाते हैं अगले बिंदु पर आइए, भाषा के प्रकार। भाषा के 3 रूप हैं। भाषा 3 रूपों में हम इस्तेमाल करते हैं। माध्यम तो ये चारों है ही, लिखना, पढ़ना, सुनना, बोलना, लेकिन एक और माध्यम है जो मिलकर 3 बन जाता है। भाषा के 3 रूप कौन कौन है? एक उन्होंने कहा सांकेतिक भाषा, दूसरा उन्होंने कहा मौखिक भाषा, और तीसरा लिखित भाषा। सांकेतिक भाषा का भी प्रयोग होता है। मौखिक लिखित तो आप लोग समझ रहे हैं, जो पढ़ा लिखा है वो बात भी करता है, लिख के भी दे देता है ना। और जो पढ़ा लिखा नहीं है, निरक्षर है, वो सिर्फ मौखिक भाषा का प्रयोग करता है। लेकिन सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल भी हम लोग करने में एक्सपर्ट हैं। सांकेतिक का अर्थ होता है सिंबॉलिक, सिंबॉलिक इशारा, इशारों की जबान। कहाँ कहाँ आप इशारा करती हैं? उससे करते हैं जैसे घर में यूज करते हैं। कभी कभी लोग सलाम का इशारा ही करते हैं, बस ऐसे कर दिया तो सलाम हो गया। सर कोई दूर में अगर है तो सलाम कर दिए तो इशारा हो गया, सलाम से इशारा हो गया। कुछ अगर इशारा करना है, किसी को बुलाना है तो इशारा से किसी को इस तरह से आंख दिखाते हैं, है ना। छोटे बच्चों को घर में मेहमान आया हुआ है, बच्चा ज्यादा परेशान कर रहा है, किनारे में चलो बेटे जाने दो, मेहमान को जाएंगे तुमको एकदम खटखटा, है ना। समझ रहा है ये बात? तो इशारे की जबान का हम लोग बहुत इस्तेमाल करते हैं। ट्रैफिक रूल इशारे पर डिपेंड है। लाल बत्ती, हरा बत्ती, पीला बत्ती, ये सब क्या है? आपको दाएं मुड़ना है, आप बगल वाला अपने बाइक का लाइट ऑन कर देते हैं, क्या बोलते हैं उन लोगों को, रुक जाते लोग, हम लोग दाएं घूमेंगे, अभी धक्का नहीं मारेगा भाई। बोलना तो नहीं पड़ता है, इशारा हाथ से इस तरह करते हैं, या अपना साइड वाला लाइट जो होता है वो लाइट इंडिकेटर जिसको कहते हैं उसको इंडिकेट कर देते हैं, है ना। ट्रैफिक में आप फंसते हैं तो आपको इशारा ही करता है, लाल बत्ती, हरी बत्ती, पीली बत्ती। क्लियर है? और भी बहुत सारा डायवर्सन। आप रोड साइड में देखिएगा, एक बोर्ड लगा हुआ है, बच्चा बैग लेके दौड़ रहा है, वो क्या बता रहा है? आपको इशारा कर रहा है, यार धीरे चला बेटा, बगल में स्कूल है, बच्चा है ना। उसके बाद ऐसे लेकर के खड़ी हुई है रोड साइड में, बता रहा है कि या तो प्लस, एक बोर्ड में प्लस बना हुआ है रेड कलर में, इशारा कर रहा है कि ये हॉस्पिटल है, यहाँ पर ज्यादा हो हाँ पो पाने बजाइए, ठीक ना। इशारों की जबान, हम लोग इशारे की जबान इस्तेमाल करते हैं कई रूपों में। घर में भी किसी को आंख दिखाने के लिए, किसी को डराने के लिए कि जाने दो पापा को देंगे तुमको बेटा, पूरा बहुत बदमाशी कर रहा है घर में। प्रकार रूप एक ही है। हाँ, तो भाषा के 3 प्रकार हैं। लेकिन अब आइए जहां पर आप लोग फंसते हैं, शुद्धता के आधार पर भाषा के कितने रूप हैं? 2 होगा। वेरी गुड, बोलिए। गलत हो गया।
शुद्धता के आधार पर हम लोग भाषा का इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग अशुद्ध भाषा का इस्तेमाल करते हैं। तो चाय ठंडा हो गया हो यार, ये हुआ अशुद्ध भाषा। चाय ठंडी हो गई है, ये हुआ शुद्ध भाषा। बुझे बात को? हम लोग बिना ग्रामर के भी कुछ भाषा का इस्तेमाल करते हैं घर वगैरह में, ते में, ये सब कोई भाषा में नहीं है ना। इसी को कहते हैं अशुद्ध भाषा, लेकिन किताब की भाषा में इसको कहते हैं अनौपचारिक भाषा। और जिसको हम ग्रामर के मुताबिक भाषा का प्रयोग करते हैं उसको कहते हैं औपचारिक भाषा। अंग्रेजी में कहेंगे इसको फॉर्मल लर्निंग, फॉर्मल लैंग्वेज, और अनौपचारिक इनफॉर्मल। क्लियर है? अब देखिए, इसको पहले नोट कर लीजिए। नियमबद्ध भाषा को नियमबद्ध भाषा, नियमबद्ध भाषा वैसी भाषा जो ग्रामर के रूल के मुताबिक आप इस्तेमाल कर रहे हैं। शुद्ध भाषा जिसको हम लोग कह रहे हैं शुद्ध भाषा, ठीक है। तो ग्रामर या भाषा के नियमों के आधार पर बोले जाने वाली भाषा को औपचारिक भाषा कहेंगे, और दाएं बाएं बोले जाने वाली भाषा को अनौपचारिक भाषा। बरगैस है, क्या होता है? कौन भाषा में बरगैस का मतलब क्या होता है? समझ रहे हैं? तो ये बरगैस का सुने हैं, अंगिका भाषा का सुने हैं, तो अंगिका मतलब बरगैस है। कोई माने नहीं, पता नहीं है क्या होता है, बरगाही से बोलता है। चलिए आइए, भाषा शुद्धता के आधार पर भाषा के दो रूप हैं, अनौपचारिक, औपचारिक। यहाँ पर याद रखने वाली बात ये है, कंफ्यूजन वाला सवाल क्या आता है कि औपचारिक भाषा भाषा के नियमों के आधार पर बोली जाती है ना। भाषा के बारे में हम लोग बता रहे हैं, नियमबद्ध जो है भाषा क्या है, तो नियमबद्ध व्यवस्था है। भाषा की परिभाषा अगर हम बोलेंगे भाषा किसे कहते हैं, तो सर भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। तो उस नियम के साथ अगर आप भाषा का प्रयोग कर रही हैं तो ये हो जाएगा औपचारिक भाषा, और अगर बिना नियम के प्रयोग कर रही हैं उसको कहते हैं अनौपचारिक भाषा। फंसाता कहाँ पे है सीटेट, ये समझिए। आपसे सवाल पूछ लेगा कि इनमें से किसका अर्जन किया जाता है, इनमें से किसका अर्जन किया जाता है। सवाल ऑप्शन ए औपचारिक भाषा, अनौपचारिक भाषा, दोनों, कोई नहीं। इनमें से कौन सी भाषा का अधिगम किया जाता है, औपचारिक भाषा, अनौपचारिक भाषा, कोई नहीं। औपचारिक होगा अधिगम का, औपचारिक होगा अधिगम का। आप लोग सहमत हैं? अधिगम का तो औपचारिक होगा, अधिगम का औपचारिक होगा, अर्जन तो अनौपचारिक होगा, और अर्जन का अनौपचारिक होगा। वो ऐसा क्यों कह रही हैं? तर्क दीजिए अपने जवाब के फेवर में, समझिए। मतलब तो सीखना होता है ना, सीखते हैं ना, ग्रामर वाली लैंग्वेज तो सीखनी पड़ती है ना। बहुत हद तक आप सही हैं, वेरी गुड वेरी गुड, यही बात सही है। घर में हम जो भाषा का विकास बच्चों में देखते हैं, तो घर में अक्सर हम लोग लैंग्वेज को सिस्टमेटिक ढंग से नहीं बात करते हैं। आप यहाँ पर भले मैं तू कर रही है, घर में हम लोग भी ते में गे करते हैं। समझ में आ गई बात? क्योंकि लोकेलिटी का प्रभाव है। आप हमसे हिंदी में बात कर रहे हैं लेकिन घर में आप अंगिका इस्तेमाल करते हैं, छह छुई करते हैं। क्लियर है? तो घर में बिना रूल रेगुलेशन के जो भाषा का हम डेवलपमेंट करते हैं उसी को तो हम कहते हैं भाषा का अर्जन करना, है ना। और जब स्कूल चले जाते हैं, स्कूल में भी हमें एक लैंग्वेज सिखाया जाता है। हम घर की भाषा को तो सीख कर चले गए, लेकिन वहाँ हमें हिंदी के साथ अंग्रेजी भी सिखाया जा रहा है। तो अंग्रेजी सिखाने के लिए ग्रामर हमें पढ़ाया जा रहा है, पूरा सिस्टमेटिक ढंग से सेंटेंस बनाने के लिए सिखाया जा रहा है ना। तो नतीजा क्या निकला कि
अनौपचारिक भाषा का अर्जन किया जाता है और औपचारिक भाषा का अधिगम किया जाता है। ये बात दोनों याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर से कंफ्यूजन भरा क्वेश्चन उठता है। हमें याद रखना है कि अधिगम जो हम करते हैं जिस भाषा को, उसको हम कहेंगे फॉर्मल, औपचारिक भाषा, और जिसका अर्जन करते हैं समाज से, अपने बड़े बूढ़े से, परिवार में जो हम सीखते हैं, अपने आप भाषा बच्चा सीख जाता है ना, तो ऐसी भाषा को ही अनौपचारिक भाषा कहते हैं। और उसको हम अर्जन करते हैं समाज से, परिवार के बड़े बुजुर्ग से, या जिसके साथ हम खेल रहे हैं, हमजोली समवयस्कों से। क्लियर है? नोट कीजिए यहाँ पर। हो गया? सर एक क्वेश्चन है, परिवार एक साधन है औपचारिक शिक्षा का, अनौपचारिक शिक्षा का, दूरदर्श शिक्षा का, या गैर औपचारिक? देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन, आप लोग जवाब दे दीजिएगा। इनका क्वेश्चन है, परिवार एक साधन है। ऑप्शन है औपचारिक शिक्षा का, अनौपचारिक शिक्षा का, अनौपचारिक शिक्षा का, दूरस्थ शिक्षा का, गैर औपचारिक शिक्षा का, गैर औपचारिक शिक्षा का। औपचारिक ही होगा, गैर औपचारिक तो तो औपचारिक गैर औपचारिक में क्या अंतर? अभी क्या बताए थे औपचारिक का मतलब? औपचारिक का शुद्ध भाषा, अधिगम शुद्ध भाषा, अनौपचारिक भाषा दाएं बाएं जैसे वही जैसे, गैर औपचारिक हुआ। अनौपचारिक इनफॉर्मल, और औपचारिक का मतलब नियम कायदे कानून के साथ सीखना। तो घर में जो हम बच्चे को तरबियत करते हैं, शिक्षा देते हैं, कह रहा है कि घर की शिक्षा को औपचारिक शिक्षा कहा जाता है कि अनौपचारिक? गैर औपचारिक क्या होता है? अनौपचारिक ये हुआ, ये गैर औपचारिक, ये आपको ऐसे दे दिया। मेन सवाल यहाँ पर, मेन जवाब यहाँ पर है ना। दूरस्थ शिक्षा तो खैर ये भी एजुकेशन से समझ, हम आपको औपचारिक भाषा और अनौपचारिक भाषा के बारे में समझा रहे हैं। इन्होंने औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा पर डिबेट शुरू किया है। तो औपचारिक और अनौपचारिक का मतलब अगर समझ गए तो उसके आगे हम भाषा लगा दे तो वही रूल भाषा में फॉलो होगा, वही फॉलो होगा रूल शिक्षा में। तो अब देखिए अनौपचारिक शिक्षा बिना सिस्टमेटिक ढंग से दी गई शिक्षा, परिवार में वही होगा अनौपचारिक, और औपचारिक शिक्षा मतलब नियम कानून कायदा डिसिप्लिन के साथ दी जाने वाली शिक्षा, तो औपचारिक शिक्षा कहलाएगी। तो कायदे कानून के साथ शिक्षा कहाँ पे देते हैं? स्कूल में, तो विद्यालय, स्कूल में। तो स्कूल औपचारिक शिक्षा का माध्यम है और घर अनौपचारिक शिक्षा का माध्यम है। अब भाषा पे आइए, घर जो है अनौपचारिक भाषा का माध्यम है और स्कूल औपचारिक भाषा का माध्यम है। हमें अंग्रेजी भी सीखना है तो स्कूल में सीखते हैं। अंग्रेजी क्या है कि हमारे घर में अगर बोला जाता होता तो यही हमारी मातृभाषा हो जाती। देखिए भाषा कितने टाइप से कहलाता है वो भी अभी हम लोग पढ़ेंगे। मातृभाषा, राजभाषा, राजकीय भाषा, नहीं 22 भाग नहीं है। 22 भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला है, लेकिन राजभाषा कहते किसे हैं ये समझिए। अगला बिंदु है प्रयोग के आधार पर भाषा के रूप या प्रकार। मातृभाषा हो गया। संपर्क भाषा, अब ये सारे टर्मों को भी समझ लीजिए। संपर्क भाषा, क्षेत्रीय भाषा, राजभाषा, राजकीय भाषा,
अपना मोबाइल से जोड़ो। बोली। हाँ आइए शॉर्टकट में इसको समझ लीजिए। भाषा इतने तरह का टर्म हम लोग सुनते हैं, इतने तरह का मतलब कि भाषा कहीं पेपर वगैरह में, न्यूज़ वगैरह में सुनने को आपको मिलेगा। मातृभाषा, राजभाषा, राजकीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा, संपर्क भाषा, बोली, ये क्या होता है इसको समझ लीजिए एक एक लाइन में। मातृभाषा, मदर टंग, माँ से निकलो। और अर्थ, शाब्दिक अर्थ में जाइएगा तो माँ के द्वारा सीखी गई भाषा, यानी परिवार में जिस भाषा को हम सीखते हैं वही हमारी मातृभाषा है। ठीक है, परिवार में अगर हम छैछू सीखे तो मातृभाषा हमारी अंगिका हो गई। परिवार में अगर हम हिंदी सीखे तो छैछू हमारा, हिंदी हमारा मातृभाषा। यहाँ से शिफ्ट हो गए हम जाकर के बंगाल में, तो मेरा बेटा तो अभी मातृभाषा उसका हिंदी है, लेकिन अब जो छुटकी है वो जाकर इंग्लिश मतलब बंगाली भाषा सीख जाएगी वो, तो उसका मातृभाषा हो जाएगा बंगाली। माँ की गोद में जो भाषा सीखते हैं वो मातृभाषा हुआ, या यूं कहे परिवार में हम जो भाषा सीखते हैं वो हमारी मातृभाषा होती है। क्लियर है? लेकिन एक होता है संपर्क भाषा। जैसे अभी हमने आपको बताया कि आप अपने घर में अंगिका में बात करते हैं, हिन्ना हुन्ना गेलय गोलय, है ना, लेकिन आप कोचिंग में आने के बाद जो है हिंदी में बात करने लगते हैं। तो पूरे देश को एकता में बांधने के लिए, एक सूत्र में बांधने के लिए, कम्युनिकेशन में आसानी हो, इसको करने के लिए पूरे देश को एक भाषा की जरूरत पड़ती है, ताकि आप कहीं भी चले जाएं तो आपको कंफ्यूजन ना हो, आपको कम्युनिकेशन में दिक्कत ना हो। ठीक है, इसके लिए एक भाषा को निर्धारित किया जाता है, उसी को कहते हैं संपर्क भाषा। जैसे आपको अभी अचानक जरूरत पड़ जाए जाने का कर्नाटक, और वहां के कर्नाटक के लोग हिंदी मतलब कन्नड़ जानते हैं, आप तो कन्नड़ नहीं जानते, तो वहां तो आप बोलिएगा कुछ, वो सुनेगा कुछ, है ना। और दो दोस्त अगर जाइएगा तो उस दुकान में जाके उसको गालियों बक दीजिए ना, वो कुछ नहीं बोलेगा। ऐसा बहुत सारा केस हुआ है कि दे रहा पूरा गाली गुप्ता, अब वो पूछ रहा है क्या बोल रहे हो, तो नहीं ना आपकी तारीफ कर रहे हैं, है कि नहीं। तो ये डिस्टरबेंस आएगा। इसी डिस्टरबेंस को दूर करने के लिए कहा जाता है कि एक भाषा ऐसी होनी चाहिए जो सब लोग जाने। आप जिस भाषा में पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, वो तो आपकी मातृभाषा हो गई, लेकिन कम्युनिकेशन के लिए एक भाषा को बनाया जाए, माना जाए, निर्धारित किया जाए, और उसी को संपर्क भाषा कहेंगे। तो हिंदी हमारी संपर्क भाषा है पूरे देश के लिए। ठीक है, इसलिए अर्जन भी तो कर सकते हैं सर। हिंदी तो अपने हिंदुस्तान में ही समझिए कि हिंदुस्तान में और उतना बाहर भी कहाँ है। ये अपने देश की ना बात हो रही है। हम अपने देश की बात कर रहे हैं। एक होता है इंटरनेशनल भाषा। अब समझ लीजिए, स्टेप बाय स्टेप आइए। हम तो अपने एक क्षेत्र के अंदर की बात की है ना, लेकिन अगर यही कंडीशन दूसरे देश में, कि अब आप सर कर्नाटक की बात कर रहे थे, हमको अमेरिका जाना, हमको चाइना जाना, तब क्या करें? तो इंग्लिश हो जाएगा। तो उसके लिए भी एक संपर्क भाषा निर्धारित कर दिया गया है, अंग्रेजी, है ना। आपको चाइनीज आता है, नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं है, अंग्रेजी सीख लीजिए। फ्रांस भी जाइएगा तो काम चल जाएगा, दक्षिण अफ्रीका भी जाइएगा तो काम चल जाएगा। तो ऐसी भाषा को संपर्क भाषा कहते हैं। संपर्क भाषा कोई एक भाषा नहीं है, ये समझ लीजिए। संपर्क भाषा का मतलब होता है कि ऐसी भाषा जो पूरे कॉमन हो, सब लोग जानता हो। इंडिया कोशिश कर रहा है हिंदी को संपर्क भाषा बनाया जाए। साउथ के ये लोग जो हैं नहीं मान रहे हैं इस बात को, हिंदी हम नहीं बोलेंगे, हिंदी हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक ना। लेकिन माना यह जा रहा है कि हिंदी को ही संपर्क भाषा के रूप में बढ़ावा दिया जाए। क्लियर है? मातृभाषा क्या होता है समझ गए? संपर्क भाषा क्या होता है? वर्ल्ड लेवल पर संपर्क भाषा कौन है? इंग्लिश हो जाएगा। अपने देश के अंदर संपर्क भाषा कौन है? सभी राज्यों में तो नहीं बोली जाती है, लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि अधिकांश राज्यों में हिंदी बोली जाती है, ठीक ना। इसलिए हिंदी को ही संपर्क भाषा माना जाता है। क्लियर है? क्षेत्रीय भाषा क्या होता है? क्षेत्रीय भाषा अपने एरिया की भाषा, आपके घर की भाषा नहीं, बल्कि आपके एरिया की भाषा। जैसे हमारे घर की भाषा ते में है,
लेकिन मेरे भागलपुर एरिया की भाषा अंगिका है, छैछू, दूध वाली जो आके बोलती है ना, बुझे? क्लियर है? कि ना जैसे की होलोन तोरा की काम, है ना? तो ये हमारी अंगिका भाषा क्षेत्रीय भाषा है, भोजपुरी हमारी क्षेत्रीय भाषा है, ठीक है। लेकिन उसको ये हो गया क्षेत्रीय भाषा, क्लियर हो गया कि कहीं कोई दिक्कत? देखिए क्षेत्रीय भाषा और बोली में थोड़ा सा फर्क है, बोली में अभी आएंगे तो समझा देंगे। क्षेत्रीय भाषा के बाद राजभाषा क्या होता है समझिए, ये दर्जा होता है, पोस्ट होता है, ठीक है। राजभाषा सभी नहीं है, हमारे देश के अंदर कई भाषाएं हैं, लगभग 2000 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन 22 भाषा ही राजभाषा है। किसी को भी राज में वो नहीं किया, 22 भाषा में इंग्लिश को ये इंग्लिश हटा दिया गया। तो 22 भाषा जो है सर, तो 22 भाषा का दर्जा मिला, कैसे मिलता है? जब जिस भाषा में, जैसे अंगिका की बात करते हैं और भोजपुरी की बात करते हैं, अंगिका भाषा में अगर साहित्य छपने लगे, मैगजीन वगैरह, अखबार छपने लगे, फिल्म बनने लगे, रेडियो पर टेलीकास्ट होने लगे, ठीक है, और एक से अधिक राज्यों में, मतलब 2-3 राज्यों में बोली जाए, ये इसका मतलब कि योग्यता है, ठीक है। अगर इतना शर्त को पूरा कर रहा है कोई भाषा, तो वो चैलेंज कर सकता है, वो डिमांड कर सकता है कि हमारी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया जाए। भोजपुरी अभी डिमांड करता है कि हम अपने भाषा में फिल्म भी बना रहे हैं, गाना भी एक से एक फुहड़ वाला बना रहे हैं, है ना। और हिंदी में, भोजपुरी में मतलब कि 2 से 3 राज्यों में बोली भी जाती है, यूपी में भी बोली जाती है, बिहार में भी बोली जाती है ना। यानी वो लगभग शर्तों को फुलफिल कर रहा है, इसलिए वो हल्ला करता है कि हमारी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया जाए। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। राजकीय भाषा, हर राज्य, अच्छा राजभाषा का एक और माने क्या होता है ये भी समझ लीजिए। सरकारी भाषा, सरकारी कामकाज की भाषा, सरकारी कामकाज की भाषा, है ना। राजभाषा का दर्जा मिलने से होता क्या है कि उस भाषा में सरकारी काम का शुरू हो जाता है, रजिस्ट्री करवाना है आपका, ऑफिशियल, हाँ अंग्रेजी में इसी को कहते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज। क्या बोले? जब ऑफिशियल लैंग्वेज की बात है वहाँ पे इंग्लिश यूज होगा, इंग्लिश वो भाषा नहीं, आप सरकारी गजट, सरकारी कानून जो भी पास होता है, देखिएगा 2 भाषा में पास होता है, हिंदी इंग्लिश। और फिर क्षेत्रीय भाषा, लोकल लोगों को कहा जाता है, मतलब स्टेट को, कि आप अपने क्षेत्रीय भाषा में भी उसको छाप सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि बंगाल, तो बंगाल इंग्लिश और बंगाली में छपता है। बंगाल में कोई एग्जाम देने जाइए आप, वहाँ इंग्लिश और बंगाली में क्वेश्चन रहेगा। आप यहाँ जो एग्जाम देते हैं तो हिंदी या इंग्लिश में क्वेश्चन रहता है, ठीक ना। आगे बढ़िए। राजकीय भाषा मतलब वैसी भाषा जो कोई राज्य अपने राज्य के अंदर किसी भाषा को मान्यता दे दे। कोई राज्य अपने राज्य के अंदर सरकारी कामकाज के लिए अगर कोई भाषा को निर्धारित कर ले तो उस भाषा को राजकीय भाषा कहते हैं, ठीक है। जैसे बिहार के अंदर हिंदी और उर्दू राजकीय भाषा है, ठीक है। यहाँ पर कोई भी काम हिंदी उर्दू दोनों में होता है, तब ना उर्दू ट्रांसलेटर आपको बहाल करता है। भोजपुरी ट्रांसलेटर कहाँ बहाल किया? बुझ रहे हैं बात को? तो राजकीय भाषा का मतलब स्टेट का ऑफिशियल लैंग्वेज। क्लियर है? बोली क्या होता है? अपने गांव घर का बोली। अंगिके में 4 तरह का अंगिका आपको मिल जाएगा। इधर गोनू धाम पुरैनी का अंगिका दूसरे ढंग का रहेगा, चंपानगर का अंगिका दूसरे ढंग का, यानी छैछुई चंपानगर में भी बोला जा रहा है, छैछुई कजरैली साइड में भी बोला जा रहा है, छैछुई गोनू धाम कोयली फुटाहा में भी बोला जा रहा है, लेकिन सारे छैछुई में आपको फर्क नजर आएगा। पुरैनी भी बोलता है, पुरैनी का भी छैछुई। अब गौर कीजिए, आप लोग लोकल है, लोकल एरिया का नाम हम इसलिए ले रहे हैं कि सब अंगिका ही है, लेकिन सारे अंगिका में आपस में फर्क है। तो इसी फर्क को बोली कहा जाता है, ठीक है। बोली
मतलब 2-4 किलोमीटर में बदल जाता है, ठीक ना। तो इसलिए ये बोली हो गया। यहाँ तक समझ में आ गई बात। चलिए अब बचा था त्रिभाषा सूत्र क्या होता है, इसको समझा देते हैं किसी और क्लास में। 8-5 हो गया है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, कल फिर से पढ़ेंगे। वीडियो को जो है ना आप लोग देखने के बाद उसको ये भी किया कीजिए क्या क्या नहीं बोलता है करने के लिए, हाँ वो जिससे कि मतलब कि ज्यादा ये हो जाता है फेमस, हाँ वो सब करते रहा कीजिए। क्या कि जो यहाँ आके नहीं पढ़ सक रहे हैं कम से कम वीडियो से फायदा उठा ले, फ्री ऑफ कॉस्ट है, अपना आराम से बिना पैसे मेरा